हेलो एवरीवन, चलिए टॉपिक देखिए एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। कि जो इवोल्यूशन हुआ है, जो भी बदलाव आए हैं फ्रॉम आवर एंसेस्टर टू अस, तो उसके लिए जो एविडेंसेस है वो हम कंपैरेटिव ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। इसका मतलब क्या है? हमने होमोलोगस और एनालोगस स्ट्रक्चर देख लिए हैं, हमने एनाटॉमी को कंपेयर करके मॉर्फोलॉजी को कंपेयर करके पढ़ लिया है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है। नेक्स्ट है हमारा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, जिसको हम बोलते हैं फोसिल्स को पढ़ना, डेड रिमेन्स पार्टिकल्स को पढ़ना। फिर आता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोज की स्टडी करके हम बताते हैं कौन किससे इवोल्व हुआ है। नेक्स्ट है बायोग्राफिकल एविडेंसेस, बायोकेमिकल एविडेंसेस एंड द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो हम पढ़ेंगे अब पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस मीन्स फोसिल्स। तो जो फॉसिल्स होते हैं वो क्या होते हैं? द एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड और अ स्पेसिफिक पार्ट और द एक्सक्रीटा ऑफ ऑर्गेनिज्म और इवन द इम्प्रिंट्स फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई भी जान पहचान, चाहे वो पूरा ऑर्गेनिज्म है या उसका पार्ट है या उसका एक्सक्रीटा भी है, अगर हम उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बचा के रखते हैं तो हम उसको बोलते हैं उसके फॉसिल्स हैं। जो फॉसिल्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक में फॉर्म होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है? रॉक्स विच आर फॉर्म्ड ओवर ईयर्स बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स मीन पार्टिकल्स लेयर बाय लेयर। मीन्स हमारी रॉक बन रही है, एक लेयर आई किसी भी पार्टिकल की और उस लेयर बना दिया, फिर अलग पार्टिकल आया उसने उसके ऊपर एक लेयर बना दिया। तो ऐसे ही जो ईयर बाय ईयर जो वन बाय वन जो रॉक्स की लेयर बनती रहती है बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स मीन्स पार्टिकल्स, उसको हम बोलते हैं अपने सेडिमेंट्री रॉक। Rock form, sediment, and earth's crust indicates the arrangement of sediments one over another. जो रॉक्स फॉर्म की गई है सेडिमेंट और अर्थ क्रस्ट फॉर्म इंडिकेट करती है द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स। तो इसके जो हमें ए से पता लगा के फोसिल्स की हम पता लगा ले सकते हैं कि जो हमें ये ऑर्गेनिज्म कितने साल पहले एग्जिस्ट करता था। जैसे एज ऑफ फोसिल्स वी कैन डू बाय रेडियो एक्टिव डेटिंग, इलेक्ट्रोस्पिन मेथड, रेजोनेंस मेथड मीन्स इलेक्ट्रोस्पिन रेजोनेंस रिलेटिव डेटिंग। डिटेल में आपको नहीं जाना है। अब नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस का मीन्स क्या है कि कोई अलग अलग ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो की स्टडी करेंगे। एम्ब्रियो की स्टडी करने के बाद हमें पता चलेगा कौन सा स्ट्रक्चर मीन्स कैसे हमें एक दूसरे से इवॉल्व हुई है। तो अर्नस्ट हैकर ने हमें एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दिया था। किसने? अर्नस्ट हैकर ने। इन्होंने बायोजेनेटिक लॉ या फिर रिकैप्सुलेशन थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अंदर क्या आता है? इन्होंने कहा था ओंटोजेनी रिकैप्सुलेट फाइलोजेनी मीन्स ओंटोजेनी रिकैप्सुलेट फाइलोजेनी। जब भी हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो की, तो जो एम्ब्रियो है वो रिपीट करता है अपनी एंसेस्ट्री। इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल से समझिए। जैसे हमारे पास जो है एग्जांपल है गिल स्लिट्स का। गिल स्लिट्स जो है वो हमारे फिश के अंदर पाए जाते हैं, जो फिश के अंदर जो है फंक्शनल होते हैं, क्योंकि जो फिश है वो पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन के साथ साथ सांस ले पाती है। लेकिन वही अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, वो गिल्स जो है उसके अंदर नहीं होते, उसके अंदर लंग्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन की एम्ब्रियो की, तो जो ह्यूमन का एम्ब्रियो है और किसी फिश का एम्ब्रियो है वो दिखने में बिल्कुल सेम होता है। डॉल्फिन का एम्ब्रियो बोल रहा, ह्यूमन का एम्ब्रियो बोल रहा। हमारे एम्ब्रियो के पास भी गिल स्लिट्स होती है बैक ऑन आवर माउथ। लेकिन जो ये इसको डिसअप्रूव कर दिया था बाय कार्ल वॉन बेयर एंड ही रिजेक्टेड दिस हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हमने पढ़ लिया सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, फिर हमने पढ़ा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल एविडेंस का मतलब क्या है? हम कुछ ऐसे केमिकल्स पढ़ेंगे जो हमारे अंदर भी प्रेजेंट है और किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर भी प्रेजेंट है, जिससे हम बोल सकते हैं कि हम दोनों जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से आगे इवोल्व हुई है, क्योंकि हम दोनों की है अंदर ही सेम केमिकल पाया गया है। तो बायोकेमिकल एविडेंस, प्रेजेंस ऑफ सिमिलर प्रोटीन्स इन ब्लड ऑफ एपीज एंड ह्यूमंस इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। जो एपीज है मीन्स मंकी है, जो ह्यूमंस हैं, इन दोनों के अंदर जो सिमिलर प्रोटीन पाया जाता है ब्लड के अंदर। ऐसे ही कॉमन एंजाइम पाया जाता है वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के अंदर भी, जिसका नाम है ट्रिप्सिन।
देखो मंकी के अंदर जो 5 प्रोटीनोमिक्स जो आर एस फैक्टर है वही ह्यूमंस के अंदर है। तो इससे पता चलता है कि जो ह्यूमंस और जो बंदर है वो एक ही एंसेस्टर से इवोल्व हुई है। वहीं पे अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स की और वर्टिब्रेट्स की, उन दोनों के अंदर ही जो एंजाइम है ट्रिप्सिन पाया जाता है, जिससे हम कहते हैं कि दोनों किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से इवोल्व हुए होंगे, क्योंकि दोनों के अंदर ही जो है सेम केमिकल है, सेम एंजाइम है। अब जो नेक्स्ट है वो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मीनिंग क्या है कि किसी मतलब कि हमने अपने मदद से सिलेक्ट किया है, किसी ने सिलेक्ट किया है कि हाँ यही जो है वो आगे हमारी जनरेशन ऑफ पास आउट होगा। मैन हैज ब्रीड सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट, सिक्योरिटी। हमने प्लांट्स और एनिमल्स की हमने हाइब्रिडाइजेशन करके अपनी मर्जी से हमने अलग अलग प्लांट की न्यू प्रजाति, एनिमल्स की न्यू प्रजाति बनाई है अपने फायदे के लिए। इसके लिए जो है H.W. हैंबिंग विंसबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है, हेनरी विंसबर्ग इक्विलिब्रियम इन द लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन। अगर एक बहुत बड़ी रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन है, उसमें जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इफ द पॉपुलेशन इज फ्री फ्रॉम सम फोर्सेस। इसका मतलब क्या है, इन्होंने कहा कि मान लीजिए जैसे अगर हम बात करें अगर जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी वो वाला। तो उसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास टोलनेस के लिए, हाइट के लिए दो अलील थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसने क्या कहा है, ओवर द जनरेशन हमारे पास वही अलील रहेंगे जब तक कि उसके ऊपर कुछ फैक्टर्स काम ना करे, कुछ फोर्सेस ना लगे, जैसे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन म्यूटेशन के अंदर म्यूटेशन ना हो, चाहे जीन की माइग्रेशन ना हो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना हो और नेचुरल सिलेक्शन ना। जीन पूल क्या होता है, जीन पूल इज द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन्स रहते हैं, जब हम उसका सम टोटल कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम जीन पूल। अब मैथमेटिकली हमने किस प्रकार से इसको एक्सप्रेस किया है, वो है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। P जो है वो है एलेलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, Q इज द एलेलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। जब हमने दोनों को स्क्वायर किया तो हमें जो मिला वो मिला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। जो पी स्क्वायर है इट इज द जीनोटाइप ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, क्यू स्क्वायर इज जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ homozygous recessive and 2PQ is heterozygote। अब हम बात करते हैं म्यूटेशन की। तो म्यूटेशन होता क्या है, म्यूटेशन बेसिकली क्या है, लीडरबर्ग एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था, म्यूटेशन का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये विशेषता है और अचानक उसके अंदर वो परिवर्तन आ गया, उसके जो जीन बदल गया, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। जैसे कि हमारे पास एक कल्चर मीडिया है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट हमने रखा है और उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया है। जैसे ही इन्वायरमेंट बदला तो जो बैक्टीरिया है उनके अंदर चेंज आ चुके थे, उनके अंदर म्यूटेशन आ चुके थे, वो तो जीवित रह गए हैं, लेकिन जो जिनके अंदर बदलाव नहीं आए थे वो मर गए। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मीन्स क्या है, रैंडम लॉस ऑफ जीन फ्रॉम अ स्मॉल पॉपुलेशन। मीन्स एक पॉपुलेशन है, अगर उसमें से एक जीन ही पूरा का पूरा जीन ही खत्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए हमने दो एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक किया है फाउंडर्स इफेक्ट, एक किया बोटल नेक आएगा, बोटल नेक इफेक्ट। जो फाउंडर्स इफेक्ट है इसका जो एग्जाम्पल है डार्विन्स के फिंचीज। अब देखो हमारे पास ओरिजिनल पॉपुलेशन है, लेकिन कुछ देर बाद जो है एक जीन पर खत्म हो गया, छोटी सी पॉपुलेशन बची, इसको हमने बोला फाउंडर पॉपुलेशन। इफ फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन सम इंडिविजुअल्स रैंडमली मूव टू न्यू प्लेस, adapt according to new area and have variation over time from the original population is now फाउंडर्स पॉपुलेशन। इसका मीन्स क्या है, हमारे पास एक जगह में रहने वाले कुछ पॉपुलेशन थी, वो पॉपुलेशन में से कुछ ऑर्गेनिज्म है वो किसी नई जगह पे जाके रहने लग गए, और जिस वो नई जगह पे जहाँ पर गए उस जगह पे जैसी परिस्थिति थी, वो उस परिस्थिति के अनुसार उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, अपने अंदर चेंजेस ला गया, और जो नई पॉपुलेशन उस नई जगह पे जाके बनेगी उसको हम बोलेंगे फाउंडर्स इफेक्ट, पॉपुलेशन या फाउंडर्स इफेक्ट।
वहीं पे जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो बोटलनेक एक्सपेरिमेंट है। मीन्स मान लीजिए हमारे पास कोई एक एक जगह पे एक हमारी कोई भी पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पर हमने एक्सेसिव हंटिंग की। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है ओरिजिनल चीता का। जो चीता है वो एक जगह पे उसकी जो पॉपुलेशन है ज़्यादा है, वेरिएशन ज़्यादा है। वहीं पे हमने जो ज़्यादा पेड़ काटने शुरू कर दिए, जैसे ही हमने ज़्यादा पेड़ काटने शुरू किए मीन्स उस जगह को ख़त्म कर दिया, तो हमारे पास थोड़ी जगह में चीता बच जाएंगे जहाँ पर उसकी हैबिटेट होगा। तो ओनली दिस चीता लेफ्ट, जिसको बोलते हैं बोटलनेक एक्सपेरिमेंट। ब्रीड इन कैप्टिविटी टू मेंटेन एग्जिस्टेंस, वेरिएशन जो है अब वो कम होंगे। अब नेक्स्ट है जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन है फिर जीन फ्लो, मीन्स एक पॉपुलेशन है उसमें से कुछ लोग गए और कहीं और जाके बसना स्टार्ट हो गए, उसको हम बोलते हैं जीन का माइग्रेशन। और जेनेटिक ट्रिक ये था कि उस जगह में से सारे के सारे उस टाइप के जीन खत्म हो गए, लेकिन इसमें से थोड़े ही गए हैं, जिसको हमने बोला जेनेटिक माइग्रेशन। अब है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर एंड दिस कोजेज वेरिएशन। हमने म्यूसिस पढ़ा है, उसमें उसकी म्यूसिस वन की डिप्लोटिन वगैरह से स्टेज पढ़ी है। तो उन्होंने कहा जब भी हमारे गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो इसके अंदर जो रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से जो है वेरिएशन आती है। अब हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। जो नेचर है वो किस प्रकार से सिलेक्ट करता है, उसके तीन टाइप है, नॉर्मल, डायरेक्शनल, प्रोग्रेसिव, डिस्ट्रक्टिव। इन सब के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट।